दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। बिहार एसआई मेंस का टेस्ट सीरीज़ जो हम चला रहे थे उसको कंप्लीट करने के बाद जो एक बिहार एसआई पीटी के लिए जो इस बार 2200 लगभग पोस्ट आए हैं उनके लिए एक पेड टेस्ट सीरीज़ का प्लान किया गया था, जिसमें हम मॉड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज़ ले रहे थे। मॉड्यूल वाइज पहले मॉड्यूल में 10 टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका पूरा कवर कराया जाएगा, जिसमें हमारे बुक्स जो हैं प्रायोरिटी बेसिस पे उसमें सबसे पहले नंबर पे है क्राउन, फिर लुसेंट और बाकी अदर्स बुक्स। हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको एक बुक में हमारी मास्टरी करानी है, ताकि आप एक बुक यदि आप अच्छे से पढ़ जाते हो तो दूसरा बुक भी आप ढंग से समझ सको। एक बुक पढ़ना शुरुआती दौर में मतलब जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा कि वो एक पुस्तक पढ़ें, तभी उन्हें फ़ायदा होगा, फिर आगे वो बढ़ें। तो इसके लिए जो 10 टेस्ट सीरीज़ कराए गए हैं वह इस ऐप पे कराए जा रहे हैं। इसका प्राइस हमने 10 टेस्ट का मात्र 49 रुपये रखा है। तो यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दिए गए लिंक के माध्यम से। आइए इस टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को देखें, जो कि बिल्कुल स्वतः तैयार किया गया है और किसी भी कहीं से प्रश्न उठाया नहीं गया है। इसमें बेसिकली हमारा कुछ ऐसे ट्विस्टेड प्रश्न है, जिसमें हमारा उद्देश्य क्या है कि जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसमें हम सबसे पहले टास्क दे देते हैं कि आज 10 पेज पढ़ना है, आज 15 पेज पढ़ना है। उस 15 पेज में से आपको रट लेना है। 2 दिन का टाइम मिलता है आपको, कहीं से भी कुछ भी मतलब लाइन बाय लाइन उसको रट जाना है, हमारा उद्देश्य। और फिर हम उसमें से ट्विस्टेड प्रश्न पूछेंगे, मतलब अंदर से प्रश्न पूछेंगे। जितना अंदर का प्रश्न होगा, जितने अच्छे से पढ़े रहोगे वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। तो ये उस श्रृंखला का पहला टेस्ट है। यह टेस्ट आपके लिए रखा जा रहा है। जिन्होंने भी लुसेंट और क्राउन पढ़ रखा है वो इसका जवाब दे सकते हैं, और जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है वो इसका जवाब और अच्छे से दे सकते हैं। सारे के सारे जो प्रश्न हैं एक बेसिक बुक से लिए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रश्न देता हूँ, पढ़ूंगा कुछ, उसके बाद रुक के फिर उसके बाद डिस्कशन भी जहाँ तक पॉसिबल हो पाया किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, गाथा सप्तशती हाल के द्वारा लिखा गया वो किस वंश से संबंधित है। हाल जो है गाथा सप्तशती उन्होंने लिखा है, उनके बारे में पूछा गया है कि वो किस वंश से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सातवाहन। राजाओं के द्वारा कुछ रचित काव्य हैं, जैसे हाल ने गाथा सप्तशती लिखा था। महत्वपूर्ण वगैरह जो है जैसे मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन ने लिखा था, वो पल्लव के थे। हर्षवर्धन ने भी रत्नावली नागानंद व प्रियदर्शिका नामक पुस्तक लिखी है। उनके बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने खैर नाम बदल के मतलब कूट नाम से किसी से लिखवाया था, फिर खुद क्रेडिट लिया था। लेकिन जो भी हो, हमें इनको याद करना है। हाल को याद करना है, महेंद्र वर्मन को याद करना है, हर्षवर्धन को, और मानसोलास सोमेश्वर ने लिखा था, जो चालुक्य के राजा थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका में भारत और किस देश के बीच व्यापार संबंध का वर्णन किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लिनी ने नेचुरल, इटली होगा। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी इसमें दी है ना। तो ये भी दोनों प्रश्न देखने में थोड़े से टफ जरूर लगे होंगे, लेकिन ये क्राउन से उठाए गए हैं, लुसेंट से उठाए गए हैं। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था की यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री फाहियान की यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है इंटू सीयू की फूको की तहकीके हिंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फूको की। देखिए उसके बारे में 2-3 चीज़ें मोटा मोटी जान लेने की ज़रूरत है। फाहियान काफ़ी फेमस है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त पीरियड के राजा हैं, है ना। और गुप्त काल के आर्थिक, जो बाहर से आते हैं, आर्थिक सामाजिक धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था, ये याद रखना है आपको, 5वीं सदी। 3 चीज़ याद अल्टरनेट के याद रखना है। ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और गुप्त शासक था। 5वीं सदी के प्रारंभ में ये आया था। ठीक है। तो इसका आंसर होगा फूको की। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चुनाव करें। इसमें से 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक असत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन है, अलबरूनी मोहम्मद गोरी के समय भारत आया था।
तथा उसने तहकीके हिंद की रचना की थी। अलबरूनी मोहम्मद गोरी के समय भारत आया था, उसने तहकीके हिंद की रचना की थी। अगला, सुलेमान अरबी लेखक था जो 9वीं शताब्दी में भारत आया था, पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा था। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। 15वीं 150 ईस्वी में लिखित टॉलेमी के ज्योग्राफिका से प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी मिलती है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। तो इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है, तो बहुत ही छोटा सा चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। अलबरूनी जो आया था मोहम्मद गोरी के समय में नहीं आया था, मोहम्मद गजनवी के समय आया था और उसने किताबुल हिंद की रचना की थी, जिसे तहकीके हिंद भी कहा जाता है। यही छोटे छोटे फैक्ट आपको अगर एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं तो समस्याएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न, अगला इसमें था सुलेमान के बारे में। सुलेमान जो था 9वीं शताब्दी में आया था और पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा था। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। बिल्कुल, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। और सिक्कों के अध्ययन को साथ साथ आपको याद रखना है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स आजकल काफ़ी नए नए सिक्के आ गए हैं, तो आप उससे इसको याद कर सकते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को, ठीक है ना, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। और इस वाले प्रश्न में अलबरूनी मोहम्मद गोरी के समय नहीं, महमूद गजनवी के समय भारत आया था और तहकीके हिंद की रचना की थी। देखिए इस प्रश्न में हमारा उद्देश्य क्या था कि हमको आपको एक साथ साथ 4 फैक्ट की जानकारी दें। देखिए सुलेमान अरबी लेखक के बारे में हमने बताया है, जो पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता था। और 150वीं ईस्वी में लिखित टॉलमी ने जो बुक लिखी थी, प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न सिक्कों के बारे में है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और इसमें हमने काफ़ी फैक्ट समाहित करने की कोशिश की है। जैसे सबसे पहला है, सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। अगला है स्टेटमेंट, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। सातवाहन राजाओं ने शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को दिनार तथा सोने के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। इसमें क्या असत्य है? देखिए 4 स्टेटमेंट हैं, अगर आपने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सातवाहन राजाओं ने सिक्के, सोने के शीशे के सिक्के जारी किए थे, सही है। गुप्त काल में, अगला प्रश्न है सोने के लिखित सिक्के, काफ़ी लोग, चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप अपना यदि आंसर लगा लिए होंगे तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। काफ़ी लोग सोच रहे थे, काफ़ी लोगों ने गलत लगाया था कि सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने चलाए थे। जी नहीं, सोने के सिक्के सर्वप्रथम जो है हिंद यवन राजाओं ने चलाए थे, लेकिन लिखित सिक्के जो थे सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। और उसमें से भी गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। हालांकि कुषाण राजाओं ने भी काफ़ी ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन उनके सोने के सिक्कों में खास बात थी कि उस सोने के सिक्कों में शुद्धता ज़्यादा थी, जबकि गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। और सातवाहन राजाओं ने शीशे के, पोटीन के तरीके के सिक्के जारी किए थे। अगला, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को दिनार तथा सोने के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ये स्टेटमेंट को मैंने पलट दिया है, ट्विस्ट कर दिया है। चांदी के सिक्कों को रूपक और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। देखिए हमने यहाँ पे 4 फैक्ट भी याद कर लिया, थोड़ा सा अल्टरनेट भी जान गए। और यहाँ यदि हमने बहुत ध्यान से पढ़ा होता तो हमें पता होता कि चांदी के सिक्कों को रूपक और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है? ऑप्शन है रुद्रदामन का जूनागढ़, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि अभिलेख। इसका सही जवाब है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसे संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है ना। और पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है, इसके साथ जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे वो है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो अभिलेख था वो उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख, ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उदयगिरि अभिलेख था, उसमें संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की बात कही गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुहा अभिलेख से कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उद्देश्य था संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। और स्कंदगुप्त का जो था अभिलेख, उस अभिलेख को कहा जाता है भीतरी अभिलेख। और इसमें खास बात क्या है आप बताइए मुझे।
हाँ, संस्कृत के भीतरी अभिलेख में हुणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, एक प्रश्न था, इसमें हमने 4 फैक्ट को इनरोल किया था और चारों सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम पॉइंट से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का सबसे शुद्ध अभिलेख था। पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है, उसकी रचना उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की, मैंने बता दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी अभिलेख है, उसमें लिखा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उद्देश्य था, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था, एसपी बनना था। चंद्रगुप्त द्वितीय को एसपी बनना था, संपूर्ण पृथ्वी, एसपी। और अगला है स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख से हमें हुणों की आक्रमण की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म और वसुदेव की आराधना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ऑप्शन है एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, कुमारगुप्त का तुमुन अभिलेख, उदयगिरी गुहा अभिलेख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेलियोडोरस का बेसनगर गरुड़ स्तंभ, है ना। और बोगज एशिया माइनर का जो अभिलेख मिला है, उसका नाम है बोगज कोई। उसमें खास बात क्या है ना, कि उसमें वैदिक देवता इंद्र, वरुण और नास्तिक का उल्लेख है। बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र और नास्तिक का उल्लेख मिलता है। हमें हिस्ट्री ऑप्शन में पढ़ना था इलानी, मित्र, अर्शील, उर्वन, यानी इन 4 देवताओं का अभिलेख का संस्कृत अभिलेख जो है, इसमें लिखा हुआ इलानी, मित्र, अर्शील, उर्वन। बीपीएससी का मैटर हो गया, हिस्ट्री ऑप्शनल में पढ़ना है। तो एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख जो है, इसमें इंद्र, मित्र और नास्तिक का वर्णन है। हेलियोडोरस का बेसनगर जो गरुड़ स्तंभ है, उसमें भागवत धर्म के बारे में लिखा गया है। और कुमारगुप्त का तुमुन अभिलेख भी है। तुमुन अभिलेख में उसमें शरदकालीन सूर्य की तरह उनको बतलाया गया है। तुमुन अभिलेख कुमारगुप्त का है। और उदयगिरी अभिलेख के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय एसपी बनना चाहते थे, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चाहते थे। अगला प्रश्न है, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने कराया था? विलिंकिंस ने कब कराया था? तो अंग्रेजी अनुवाद विलिंकिंस ने 1785 में कराया था, क्राउन से और लुसेंट से। एक आसान सा प्रश्न था, कभी कभी बीच में मैंने आसान प्रश्न में डाल दिए। अगला प्रश्न है, गलत मिलान चुनें। देखिए, कुछ रचनाएं हैं जो प्राचीन काल की रचनाएं हैं, तो आपसे उसमें एक पूछा जा सकता है, लेकिन यदि आप इसमें से ये चारों याद कर लोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी, देखिए जो भी पुस्तक में दिए हुए हैं लगभग 12-13, उसको अपना निमोनिक्स बना के याद कर लेना है। तो सब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, सोमदेव, स्वप्नवासवदत्ता, भास और नीतिसार, भरत, शिशुपाल वध, माघ। तो इसमें सही गलत कौन सा है? तो इसमें गलत है आपका नीतिसार। नीतिसार की रचना कामकंदक ने की थी। अगला प्रश्न है, 10 निम्न में से सही का चुनाव करना है। आग का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण लंघनाज में मिले हैं। आदमगढ़ एवं बागोर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और चिरांद बिहार का मध्य पाषाण काल का स्थल है, जहां से हिरण के बने सिंह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से सही का चुनाव करना है। सही का चुनाव आप बताइए। सबसे पहला है, चलिए अच्छा ऑप्शन ले लिया, आप समय लीजिए अपना। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आदमगढ़ है बागोर, जो कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागोर राजस्थान में है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब इसमें देखिए और क्या क्या हमको याद रखना है। आग का आविष्कार जो है मध्य पाषाण में नहीं हुआ है, निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ है। आग का याद रखना है। एनपी, निम्न, एनपी के निम्न पूरा पाषाण काल, है ना। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण लंघनाज में नहीं मिलते। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण जो है भीमबेटका में मिलते हैं। भीमबेटका जो है आपका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है। वो काफ़ी फेमस जगह भी है, तो इसलिए आपको याद रखना है। भीमबेटका आदमगढ़ और बागोर में, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, उनके प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार का मध्य पाषाण काल है, जहाँ हिरण के बने सिंहों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हालांकि ये चीज़ सही है कि हिरण के सिंह के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो चिरांद है वो नवपाषाण काल का स्थल है ना। तो इस तरीके से देखिए, एक एक प्रश्न से हमने 4-4 फैक्ट, जो वही लोग इस क्विज़ को, या मतलब इस 100 प्रश्नों की श्रृंखला को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, जो काफ़ी डिटेल के साथ और छोटा छोटा मतलब चीज़ों को ध्यान रख के पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11।